तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें इमरजेंसी प्रोविजन है। इमरजेंसी प्रोविजन में आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक है, जिसको हमने बोरो किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अगर हमारे देश में इमरजेंसी लगती है तो हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर सीधा यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सारी की सारी शक्तियां सेंटर के पास चली जाएंगी, जिसके लिए किसी अमेंडमेंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और जब इमरजेंसी लगेगी तो कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होंगे जिसको सरकार सस्पेंड कर सकती है। वो हमने कहां से लिया है? जर्मनी से। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल इमरजेंसी प्रोविजन में आर्टिकल 352, 356 और 360 है। आज हम आर्टिकल 352 के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या है? इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिवेलियन, इन तीनों पर अगर इमरजेंसी लगती है तो वो नेशनल इमरजेंसी कहलाएगी। ठीक है। आर्टिकल 352 में क्या है? अगर आर्टिकल 352 को लगाना है तो किस ग्राउंड पे लगा सकते हैं? पहला है ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन। दूसरा, जिसको हम इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं, वो हम लगा सकते हैं आर्म रिवेलियन के ऊपर। ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था? प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी में एप्लीकेबल टू एंटायर कंट्री और पार्ट ऑफ इट, यानी अगर सरकार चाहे तो पूरे भारत पे भी लगा सकती है या किसी एक पार्ट में जहां पे सिचुएशन इमरजेंसी के लायक है वहां भी लगा सकती है। ठीक है। लेकिन 44th अमेंडमेंट जब एक्ट आया तो उसमें क्या हुआ? जो पहले मतलब जो हमारी इंटरनल इमरजेंसी थी ना, उसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात की हुई थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया किससे? आर्म्ड रिवेलियन से। ठीक है दोस्तों, यानी अगर सरकार चाहे ना तो अब इंटरनल डिस्टर्बेंस के ऊपर नहीं लगा सकती नेशनल इमरजेंसी, उसके लिए आर्म्ड रिवेलियन का होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल की। जैसे मान लीजिए कि अगर मोदी जी चाहें कि आज इमरजेंसी लगा दे तो क्या अपने मन से लगा सकते हैं? नहीं, उसके लिए उनको पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम ओरिजिनली क्या था कि 2 मंथ होते थे पार्लियामेंट के पास कि वो अप्रूव करे या नहीं। लेकिन 44th अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया? अप्रूव बाय बोथ हाउस इन 1 मंथ। 1 मंथ के अंदर अंदर आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अप्रूवल लेनी पड़ेगी अगर आप इमरजेंसी लगाना चाहते हैं तो। ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ अप्रूवल के बारे में। जो ओरिजिनली था उसमें क्या था? सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का 44th अमेंडमेंट में क्या कह दिया गया? स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा आपको। ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं रोल ऑफ कैबिनेट की। मतलब इसमें कैबिनेट का क्या रोल होगा? जैसे मान लीजिए ओरिजिनली नो मेंशन ऑफ रोल ऑफ कैबिनेट, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजन डाले गए थे तो वहां पे रोल कुछ नहीं बताया था कैबिनेट का। यानी अगर प्रधानमंत्री बोल दे प्रेसिडेंट को कि इमरजेंसी लगानी है तो चलो भी लगा देंगे। लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद क्या कह दिया गया कि प्रेसिडेंट प्रोक्लेम इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम कैबिनेट, मतलब कैबिनेट से उनके पास रिटन रिकमेंडेशन होनी चाहिए तभी इमरजेंसी लगेगी। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की। ओरिजिनली क्या था? अगर एक बार अप्रूव हो गया तो उसके बाद दोबारा अप्रूव करवाने की जरूरत नहीं है, जब तक मर्जी चाहे लगाए रखो भाई इमरजेंसी। लेकिन 44th अमेंडमेंट में क्या कहा गया? कैन बी एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली, मतलब जब तक चाहे जब तक लगा सकते हैं, लेकिन हर 6 महीने पे ना उनको पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। मतलब हर 6 महीने, मान लो कि 2025 में इमरजेंसी लग गई। ठीक है। अब जून 2025 में उनको फिर से वो लेना पड़ेगा, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है। मेजॉरिटी फॉर डिसअप्रूवल। 44th अमेंडमेंट में क्या कह दिया गया कि सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। अगर सिंपल मेजॉरिटी आ गई तो आप भाई हटाना ही पड़ेगा। अगर पास कर दिया गया ना बिल कि इमरजेंसी को रोको तो इमरजेंसी को डिसअप्रूव करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों जो आर्टिकल 356 है और आर्टिकल 360 है वो मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।